सुनेंगे मंटो की कहानी लाइसेंस। अब्बू कोचवान बड़ा छैल छबीला था। उसका तांगा घोड़ा भी शहर में नंबर 1 था। वह कभी मामूली सवारी नहीं बिताता था। उसके लगे बंदे गाहक थे जिनसे उसको रोजाना 10-15 रुपए वसूल हो जाते थे, जो उसके लिए काफी थे। दूसरे कोचवानों की तरह नशा पानी की उसको आदत नहीं थी, लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहनने और हर वक्त बांका बने रहने का उसे बेहद शौक था। जब उसका तांगा किसी सड़क पर से घुंघरू बजाता हुआ गुजरता तो लोगों की आंखें खुद ब खुद उसकी तरफ उठ जाती। वह बांका अब्बू जा रहा है, देखो तो किस ठाठ से बैठा है, जरा पगड़ी देखो कैसी तिरछी बंदी है। वह लोगों की निगाहों से ये बातें सुनता तो उसकी गर्दन में एक बड़ा बांका खम पैदा हो जाता और उसके घोड़ों की चाल और ज्यादा पुरकशिश हो जाती। उसके हाथों ने घोड़े की बांगे कुछ इस अंदाज से पकड़ी होती जैसे उनको पकड़ने की कोई जरूरत ही नहीं। ऐसा लगता जैसे घोड़ा उसके हिसारों के बगैर चला जा रहा है, जैसे घोड़े को अपने मालिक के हुक्म की जरूरत नहीं। बाज औकात तो ऐसा महसूस होता कि अब्बू और उसका घोड़ा चन्नी दोनों बस एक है, बल्कि सारा तांगा एक हस्ती है और वह हस्ती अब्बू के सिवा और कौन हो सकती है। वे सवारियां जिनको वह कबूल नहीं करता था दिल ही दिल में उसको गालियां देती, बाज बद्दुआएं भी देती। खुदा करे इसका घमंड टूट जाए, खुदा करे इसका तांगा घोड़ा दरिया में जा गिरे। उसके होठों पर जो हल्की हल्की मूंछों की छांव में रहते थे खुद एतिमाद मुस्कुराहट नाचती रहती। उसको देखते ही कई कोचवान जल भुन जाते। उसकी देखा देखी चंद कोचवानों ने इधर उधर से कर्ज लेकर नए तांगे बनवाए, तांगों को पीतल के साजो सामान से सजाया। फिर भी अब्बू के तांगे से शान पैदा ना हो सकी और नहीं उन्हें वह गाहक नसीब हो सके जो अब्बू और उसके तांगे घोड़े के शदाई थे। एक दिन दोपहर को अब्बू दरखत की छांव में तांगे पर बैठा ऊँघ रहा था कि एक आवाज उसके कानों में भिनभिनाई। उसने आंखें खोल कर देखा, एक औरत तांगे के बम के पास खड़ी थी। उसने औरत को बमुश्किल एक नजर देखा, मगर औरत की तीखी जवानी एकदम उसके दिल में फूंक गई। वह औरत नहीं, जवान लड़की थी, 16-17 बरस की, तबीली पतली लेकिन मजबूत, रंग सांवला मगर चमकीला, कानों में चांदी की छोटी छोटी बालियां, सीधी मांग और सुतवा नाक, नाक की फुनक पर एक छोटा सा चमकीला तिल, लंबा कुर्ता और नीला लाचा, सिर पर चदरिया। लड़की ने कुंवारी आवाज में पूछा, वीरा टेशन का क्या लोगे? उसके होठों की मुस्कुराहट शरारत इख्तियार कर गई, कुछ नहीं। लड़की के चेहरे की संवलाहट सुर्खी माइल हो गई, क्या लोगे टेशन का? उसने लड़की को अपनी नजरों में समाते हुआ कहा, तुमसे क्या लेना, भाग भरिए, चला बैठ तांगे में। लड़की ने घबराए हुए हाथों से अपना ढका हुआ मजबूत सीना ढका। कैसी बात करते हो तुम? वह मुस्कुराया, चला बैठ भी जा, जो तू देना चाहे दे देना। लड़की कुछ देर सोचती रही, फिर पायदान पर पांव रखकर तांगे में बैठ गई। जल्दी जल्दी चल स्टेशन। उसने पीछे मुड़कर देखा, बड़ी जल्दी तुझे सोनिए। हाय हाय तू तो, लड़की ने कुछ और कहते कहते रुक गई। तांगा चल पड़ा और चलता रहा। कई सड़कें घोड़े की सूमों के नीचे से निकल गई। उसके होठों पर शरारत भरी मुस्कुराहट नाच रही थी। लड़की सहमी हुई बैठी थी। जब बहुत देर हो गई तो लड़की ने डरी हुई आवाज में पूछा, टेशन नहीं आया अभी? आ जाएगा, तेरा मेरा टेशन एक ही है। उसने मानेखेज अंदाज में जवाब दिया। क्या मतलब? उसने पलटकर लड़की की तरफ देखा और कहा, अलहड़िए, क्या तू इतना भी नहीं समझती कि तेरा मेरा टेशन एक है? उसी वक्त एक हो गया था जब अब्बू ने तेरी तरफ देखा था। तेरी जान की कसम, तेरा ये गुलाम झूठ नहीं बोलता। लड़की ने सिर पर पल्लू ठीक किया। उसकी आंखें साफ बता रही थी कि वह अब्बू की बात का मतलब समझ चुकी है। उसके चेहरे से यह भी पता चल रहा था कि उसने अब्बू की बात का बुरा नहीं माना है। वह कश्मकश में थी, दोनों का टेशन एक हो,
या ना हो, अब्बू बांका सजीला तो है। क्या वह अपनी बात का पक्का भी है? क्या वह अपना टेंशन छोड़ दे? अब्बू की आवाज ने उसको चौंका दिया। क्या सोच रही हो भाग भरिए? घोड़ा मस्त खरामी से दुल की चाल चल रहा था। हवा खुनुक थी, सड़क से दुरैया उगे हुए दरख्त भाग रहे थे और उसकी टहनियां झूम रही थी। घुंघरूं से एक आहंग झंझनाहट के सिवा और कोई आवाज नहीं थी। वह गर्दन मोड़े लड़की के सामने हुस्न को निगाहों से चूम रहा था। कुछ देर के बाद उसने घोड़े की बांगे जंगले की सलाख के साथ बांध दी और उचक कर पिछली सीट पर लड़की के साथ आन बैठा। लड़की खामोश रही। उसने लड़की के दोनों हाथ पकड़ लिए। दे दे अपनी बांगे मेरे हाथों में। लड़की ने सिर्फ इतना कहा, छोड़ भी दे मेरे हाथ। लेकिन दूसरे ही लम्हे वो अब्बू के बाजू में थी और उसका दिल जोर जोर से फड़फड़ा रहा था। अब्बू ने होले से प्यार भरे लहजे में कहा, ये तांगा घोड़ा मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है। कसम 11वें पीर की, मैं तांगा घोड़ा बेच दूंगा और तेरे लिए सोने के कड़े बनवाऊंगा। खुद फटे पुराने कपड़े पहनूंगा लेकिन तुझे रानी बनाकर रखूंगा। कसम वहदुल्ला शरीफ की, जिंदगी में ये मेरा पहला प्यार है। तुम मरी न बनी तो मैं तेरे सामने अपना गला काट लूंगा। उसने लड़की को अपनी बाजुओं के हल्के से अलग करते हुए, जाने क्या हो गया मुझे, चल तुझे स्टेशन छोड़ आऊं। लड़की ने होले से कहा, नहीं, अब तू मुझे हाथ लगा चुका है। उसकी गर्दन झुक गई। मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। निभा लोगे इस गलती को? लड़की के लहजे में चैलेंज था, जैसे किसी ने अब्बू से कहा हो, ले जाओगे अपना तांगा उस तांगे से आगे निकाल कर? उसका झुका हुआ सिर उठा, उसकी आंखें चमक उठी। भाग भरिए, ये कहकर उसने अपने मजबूत सीने पर हाथ रखा। अब्बू अपनी जान दे देगा। लड़की ने अपना दायां हाथ बढ़ाया, तो ये ले मेरा हाथ। उसने लड़की का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। कसम अपनी जवानी की, अब्बू तेरा गुलाम रहेगा। दूसरे रोज अब्बू और उस लड़की का निकाह हो गया। नाम लड़की का इनायत यानी नीति था और वह जिला गुजरात की मौजन थी। वह अपने रिश्तेदारों के साथ आई थी। उसके रिश्तेदार स्टेशन पर उसका इंतजार करते ही रह गए और वह मोहब्बत की सारी मंजिलें तय कर गई। अब्बू और नीति दोनों बहुत खुश थे। न नीति ने चाहा, न अब्बू ने तांगा घोड़ा बेचा, न नीति के लिए सोने के कड़े बने, लेकिन अब्बू ने अपनी जमा पूंजी से नीति को सोने की बालियां खरीदी और कई रेशमी जोड़े भी बनवा दिए। नीति के लिए ये कम न था। लस लस करते हुए रेशमी लाचे में जब वह अब्बू के सामने आती तो अब्बू का दिल नाचने लगता। कसम पंजतन पाक की दुनिया में तुझसा सुंदर और कोई नहीं। वह नीति को अपने सीने के साथ लगा लेता। नीति, तू मेरे दिल की रानी है। दोनों जवानी की मस्तियों में गर्क थे। दोनों उगाते, हंसते, सैर करते और एक दूसरे की बलाएं लेते हुए 1 महीना ही गुजर पाया कि दफतन एक रोज पुलिस ने अब्बू को गिरफ्तार कर लिया। नीति भी पकड़ी गई। अब्बू पर अगवा का मुकदमा चला कि नीति बालिग नहीं थी। नीति के अदालत में साबित कदम रहने के बावजूद अब्बू को 2 बरस की सजा हो गई। जब नीति ने अदालत का हुक्म सुना तो वह अब्बू के साथ लिपट गई। उसने रोते हुए सिर्फ इतना कहा, मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं जाऊंगी, तेरे घर में बैठकर तेरा इंतजार करूंगी। अब्बू ने उसकी पीठ पर थपकी दी। जीती रहे, मैंने तांगा घोड़ा देने के सपुर्द कर दिया है, उससे किराया वसूल करती रहना। नीति के माँ बाप ने बहुत जोर लगाया मगर वह उनके साथ न गई। थक हार कर उन्होंने नीति को उसके हाल पर छोड़ दिया। नीति अकेली अब्बू के घर में रहने लगी। हर शाम दीना उसे 5 रुपए दे जाता जो उसकी जरूरतों के लिए काफी थे। इसके अलावा कुछ थोड़े से रुपए उसने जमा भी कर रखे थे। हफ्ते में एक बार अब्बू से उसकी मुलाकात जेल में होती। यह मुलाकात बहुत सी मुकद्दर होती। उसके पास जितनी जमा पूंजी थी वह उसने अब्बू को जेल में आसाइशें पहुंचाने में सर्फ कर दी। एक मुलाकात में अब्बू ने उसके बूचे कानों की तरफ
देखा और पूछा, तेरी बालियां कहाँ गई नीति? वह संतरी की तरफ देखकर मुस्कुराई, गुम हो गई कहीं। अब्बू ने कदरे गुस्से होकर कहा, तू मेरा इतना ख्याल न रखा कर, मैं जैसे भी हूं ठीक हूं। उसने कुछ न कहा और मुस्कुराती हुई चली आई कि मुलाकात का वक्त पूरा हो चुका था। घर पहुंचकर वह बहुत रोई, घंटों आंसू बहाती रही। उस मुलाकात में उसने बड़े जब्त से काम लिया और मुस्कुराती रही। उसने महसूस किया था कि अब्बू की सेहत बुरी तरह गिर चुकी है। वह गिरांडिल अब्बू घुल घुल कर आधा रह गया है, वह उसे पहचान न सकी थी। उसने सोचा, अब्बू को मेरा गम खा रहा है। जुदाई ने अब्बू की यह हालत कर दी है। गम, जुदाई, जेल, जेल का गठिया खाना, जेल की कड़ी मशक्कत, इतना कुछ तो उसको मालूम था। ये मालूम नहीं था कि दिक का मर्ज अब्बू को विरसे में मिला है। अब्बू का बाप अब्बू से ज्यादा गिरांडिल था, लेकिन दिक ने उसे चंद हफ्तों में कब्र के अंदर पहुंचा दिया था। अब्बू का बड़ा भाई कड़ियल जवान था, मगर ऐन जवानी में इस मर्ज ने उसे दबोच लिया। अब्बू इस हकीकत से गाफिल था। जब वह जेल के अस्पताल में आखिरी सांस ले रहा था, उसने अफसोस भरे लहजे में नीति से कहा, मुझे मालूम होता कि मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा तो कसम वदहुल्लाह शरीफ की तुझे कभी अपनी बीवी न बनाता। मैंने तेरे साथ जुल्म किया है, मुझे माफ कर दे। देख, मेरी एक निशानी है, मेरा तांगा घोड़ा, उसका ख्याल रखना। और चन्नी बेटे के सिर पर हाथ फेर कर कहना कि अब्बू ने प्यार भेजा है। अब्बू मर गया, नीति का सब कुछ मर गया, इतनी जल्दी सब कुछ मर गया। नीति हौसले वाली औरत थी, उसने सदमा बर्दाश्त कर लिया। वह तमाम दिन घर में तन्हा पड़ी रहती। शाम को दीना आता, 5 रुपए उसके हवाले करता, उसे दम दिलासा देता और कहता, भाभी, अल्लाह मियाँ के आगे किसी की पेश नहीं चलती। अब्बू मेरा दोस्त ही नहीं, भाई भी था। मुझे जो हो सकेगा खुदा के हुक्म से जरूर करूंगा। जब नीति की इद्दत के दिन पूरे हो गए तो एक दिन दीने ने साफ साफ लफ्जों में नीति से कहा कि वह उससे शादी कर ले। नीति के जी में आई कि वह दीने को धक्का मारकर बाहर निकाल दे, मगर उसने सिर्फ इतना कहा, भाई, मुझसे शादी नहीं करनी। उसी दिन से दीने के रवैये में फर्क आ गया। पहले वह बिला नागा शाम को 5 रुपए दे जाता था, अब वह कभी 4 रुपए देने लगा, कभी 3 कि बहुत मंदा है। फिर वह 2-2, 3-3 दिन गायब रहने लगा। बहाना यह था कि बीमार था, इसलिए तांगा जोत न सका। तांगे का कोई कलपुर्जा खराब हो गया, मरम्मत के चक्कर में सारा दिन बर्बाद हो गया। जब पानी सिर से निकल गया तो नीति ने दीने से कहा, भाई दीने, अब तुम तकलीफ न करो, तांगा घोड़ा मेरे हवाले कर दो। बड़ी लेतोलाल के बाद बिल आखिर दीने ने बादिले नाख्वास्त तांगा घोड़ा नीति के तहवील में दे दिया। कई दिन तक सोचते रहने के बाद नीति ने तांगा घोड़ा अब्बू के एक और गहरे दोस्त मांझे के सिपुर्द कर दिया। चंद दिनों के बाद मांझे ने भी शादी की दरख्वास्त की। नीति ने इनकार किया तो मांझे की आंखें भी बदल गई। थक हार कर नीति ने तांगा घोड़ा एक अनजाने कोचवान के हवाले कर दिया। एक शाम वह अनजाना कोचवान पैसे देने आया तो नशे में धुत था। उसने ड्योढ़ी में कदम रखते ही नीति पर हाथ डालने की कोशिश की। नीति ने उसको खरी खरी सुनाई और घर से बाहर निकाल दिया। नीति अजीब उलझन में गिरफ्तार थी। 8-10 रोज से तांगा घोड़ा बेकार तबले में पड़ा हुआ था। घास दाने का खर्च एक तरफ से तो तबले का किराया दूसरी तरफ से। कोचवान थे कि कोई शादी की दरख्वास्त करता था, कोई उसकी इस्मत पर हाथ डालने की कोशिश करता था और कोई पैसे मार लेता था। नीति सोच सोच कर पागल हो गई। एक दिन बैठे बैठे उसे ख्याल आया, क्यों नहीं तांगा मैं आप ही जोतूं, आप ही चलाऊं। जब वो अब्बू के साथ घूमने के लिए निकला करती थी तो तांगा वो खुद ही चलाया करती थी। शहर के रास्तों से भी वह वाकिफ थी। उसने सोचा, लोग क्या कहेंगे। फिर खुद ही उसने अपने सवाल का जवाब दिया, क्या औरतें मेहनत मजदूरी नहीं करती? दफ्तरों में जाने वाली औरतें, कोयले चुनने वाली औरतें, घरों में बैठकर भी तो हजारों औरतें काम करती हैं। हरजी क्या है? फिर तो पेट तो किसी हीले से पालना ही है। उसने कुछ दिन सोच विचार किया और आखिर में फैसला किया कि तांगा वह खुद चलाएगी। उसको खुद पर पूरा इत्मीनान था।
एक दिन अल्लाह का नाम लेकर वह तबेले पहुंच गई। उसने पीतल का साजो सामान चमकाया, घोड़े को नहलाया धुलाया और खूब प्यार किया। तांगा जोतने लगी तो सारे कोचवान हक्का बक्का रह गए। अभी सारे कोचवान हैरत ज़दा ही थे कि वह अब्बू से दिल ही दिल में प्यार की बातें करती हुई तबेले से बाहर निकल गई। उसके हाथ रवां थे जैसे वह तांगा चलाने के फन पर हावी हो। शहर में एक तहलका बर्पा हो गया कि एक खूबसूरत औरत तांगा चला रही है। हर जगह इसी बात का चर्चा था। लोग सुनते थे और उस वक्त का इंतजार करते थे जब नीति और उसका तांगा उनकी सड़क पर से गुजरेगा। शुरू में तो सवारियां नीति के तांगे में बैठने से झिझकी, मगर चंद ही दिनों में उनकी ये झिझक दूर हो गई। अब 1 मिनट के लिए भी नीति का तांगा खाली न रहता। इधर सवारी उतरी उधर दूसरी सवारी बैठ जाती। कभी कभी तो सवारियां आपस में लड़ने झगड़ने भी लग जाती कि जिस सवारी ने पहले नीति को बुलाया था। नीति को खूब आमदन हो रही थी। उसने महसूस किया कि तांगा दिन भर चलता रहता है, न उसको न अब्बू के चन्नी को सुस्ताने का कोई वक्त मिलता है। उसने सोचा और सोच समझकर तांगा जोतने के औकात मुकर्रर कर दिए। वो सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक तांगा जोतने लगी। अब आराम भी मिलने लगा, आमदन तो थी। वह जानती थी कि बेशतर लोग सिर्फ उसकी कुर्बत हासिल करने के लिए उसके तांगे में बैठते। वह बेमतलब बेमकसद उसे तांगा इधर उधर घुमाते फिराने को कहते हैं। तांगे में बैठकर आपस में गंदे गंदे मजाक करते हैं। उसको सुनाने के लिए अजीब अजीब बातें करते हैं। वह अक्सर महसूस करती है कि वह खुद को नहीं बेचती, लेकिन लोग चुपके चुपके उसको खरीद लेते हैं। वह ये भी जानती थी कि शहर के सारे कोतवाल उसको बुरा समझते हैं। इन तमाम एहसासात के बावजूद वह मुस्तरीब नहीं थी। अपने खुद एतिमादी के बायस वह पुरसुकून थी। एक दिन शहर की कमेटी ने उसको बुलाया और कहा, तुम तांगा नहीं चला सकती। उसने पूछा, जरा मैं तांगा क्यों नहीं चला सकती? लाइसेंस के बगैर तुम तांगा नहीं चला सकती। अगर तुम्हें लाइसेंस के बगैर तांगा चलाया तो तुम्हारा तांगा घोड़ा जब्त कर लिया जाएगा और औरत को तांगा चलाने का लाइसेंस नहीं मिल सकता। शहर की कमेटी ने जवाब दिया। उसने कहा, हुजूर आप मेरा तांगा घोड़ा जब्त कर लें, पर मुझे ये तो बताएं कि औरत तांगा क्यों नहीं चला सकती? औरतें चरखा चलाकर अपना पेट पाल सकती हैं, औरतें टोकरी ढोकर रोजी कमा सकती हैं, औरतें कोयले चुनकर अपनी रोटी पैदा कर सकती हैं। मैं तांगा चलाकर क्यों अपना पेट नहीं भर सकती? मुझे और कोई काम करना आता ही नहीं। तांगा घोड़ा मेरे खाविंद का है, मैं उसे क्यों नहीं चला सकती? हुजूर आप मुझ पर रहम करें, आप मुझे मेहनत मजदूरी से क्यों रोकते हैं? मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी? बताइए ना मुझे, बताइए। शहर की कमेटी ने जवाब दिया, जाओ बाजार में जाकर बैठ जाओ, वहां कमाई ज्यादा है। नीति के अंदर जो नीति थी जलकर राख हो गई। उसने होले से अच्छा जी कहा और चली गई। उसने औने पौने दामों तांगा घोड़ा बेचा और सीधी अब्बू की कब्र पर गई। एक लहजे के लिए वह खामोश खड़ी रही। उसकी आंखें बिल्कुल खुश्क थी, जैसे बारिश के बाद चिलचिलाती धूप ने सारी नमी चूस ली हो। फिर उसके भींचे हुए होठों और वह अब्बू से मुखातिब हुई, अब्बू आज तेरी नीति कमेटी के दफ्तर में मर गई। दूसरे दिन उसने शहर की कमेटी के दफ्तर में अर्जी दी और उसको अपना जिस्म बेचने का लाइसेंस मिल गया। धन्यवाद।